हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू RS ओनली। सो आज जो है टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट आवर इमरजेंसी प्रोविजंस। लास्ट जो हमारे सेशंस रहे हैं उनमें हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कवर किया था, राइट। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था उसके बारे में हमने पूरा डिस्कशन किया था कि उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या उनकी पावर्स होती हैं, कौन उनके इलेक्शंस को रेगुलेट करता है, क्या उनका कॉम्पोजिशन होता है। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट सेशन, राइट। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी आप लोगों को सबको पता है क्या होता है, राइट। व्हेन देयर इज एनी थ्रेट टू द इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, उस टाइम के ऊपर इमरजेंसी जो है वो लगाई जाती है नेशनल लेवल के ऊपर। और स्टेट लेवल के ऊपर कब लगाई जाती है? व्हेन देयर इज व्हाट फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो ये दो ग्राउंड्स मेजरली यहाँ पर मेंशन होते हैं इमरजेंसी को इंपोज करने के लिए एट नेशनल लेवल एंड एट स्टेट लेवल, ठीक है। हमारी आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं दैट RS ओनली हैज कम अप विद अ टेस्ट, ठीक है। टेस्ट कब है? 22 फरवरी को है 11 बजे। 22 फरवरी को है 11 बजे, बिल्कुल न्यू सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। प्रीलिम्स का ऑफलाइन मॉक टेस्ट है, आप हमारे सेंटर के ऊपर आकर और जो है टेस्ट दे सकते हो। OMR बेस्ड टेस्ट होगा आपका, बाइलिंगुअल पेपर होगा, मतलब हिंदी मीडियम के बच्चे भी आकर यहाँ पर टेस्ट लिख सकते हैं और बिल्कुल आपको एग्जाम हॉल लाइक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। नए पैटर्न के ऊपर टेस्ट है आपका जो बेस्ड है और सिर्फ 11 रुपीज की मिनिमम कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। हम कोई आपसे हजारों रुपए नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 11 रुपीज की मिनिमम कॉस्ट के ऊपर यू हैव टू अटेम्प्ट दिस ऑफलाइन मॉक टेस्ट, जो कि आपको एक एग्जाम फीलिंग देगा, राइट। और क्योंकि हमारी टीम जो है वो बहुत क्रूशियली चीजें डिवाइस करती है, बनाती है, जो भी नए ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग, तो ये टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। टेस्ट का एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा कि क्या एग्जैक्टली हमने टेस्ट में दिया और क्या उसका एक्सप्लेनेशन है, वो भी आपको सब चीजें मिलेंगी। सो आई एम वेरी मच होपफुल कि मोस्ट ऑफ यू विल टर्न आउट फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट। तो आज ही जाकर और इसके ऊपर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लो अपना, ठीक है। ये तो हो गई हमारी पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारा जो क्लासेस हैं वो आपको हमारे RS ओनली के ऐप के ऊपर भी मिल जाएंगी। ऐप आप लोग प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर दोनों से डाउनलोड कर सकते हो। आफ्टर डाउनलोडिंग दैट फ्री क्लासेस के सेक्शन में आप जाओगे, क्लास आपको मिल जाएगी, क्लास के साथ में उस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी और PDF के साथ में उस क्लास की उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्विज क्वेश्चंस भी हैं जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी दो बातें। नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। सबसे पहले कहां पर मेंशन्ड है? आपके पार्ट 18 के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। आर्टिकल्स 352 टू आर्टिकल्स 360। कहां से लेकर कहां तक? आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक आपके जो है क्या मेंशन्ड है? इमरजेंसी के प्रोविजंस मेंशन्ड हैं, ठीक है। इतनी बात सब लोगों को समझ में आई? नाउ अब इमरजेंसी की जरूरत क्यों है, ठीक है। इमरजेंसी कहां से हमने क्यों हमें जरूरत पड़ी कि हम इस तरीके का प्रोविजन लेकर आए, ठीक है। तो इमरजेंसी को सबसे पहले अगर कोई भी देश के अंदर एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, कोई क्राइसिस सिचुएशन आ जाती है, इंडिया की इंटेग्रिटी या सोवरेनिटी को खतरा हो जाता है, उस टाइम के ऊपर पूरे देश के अंदर एक यूनिफॉर्म कोड लगाने के लिए, एक यूनिफॉर्म लॉ चलाने के लिए क्या प्रोविजन लेकर आए? हम इमरजेंसी का प्रोविजन लेकर आए, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन क्राइसिस के सिचुएशंस के अंदर पूरे देश को अच्छे से गवर्न कर पाए, ठीक है। इसलिए हम क्या लेकर आए? हम इमरजेंसी का प्रोविजन लेकर आए। ये प्रोविजन हमने कहां से लिया? ये प्रोविजन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में और कहां से इंस्पिरेशन आई थी? ये इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से ये पर्टिकुलर जो है इंस्पायर हुआ था। वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से ये पर्टिकुलर जो प्रोविजन है वो इंस्पायर्ड है, ठीक है। क्या पर्पस है? टू इनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इफेक्टिवली मीट एबनॉर्मल सिचुएशंस and safeguard the sovereignty, unity, integrity and security of the country and the democratic system and the constitution। तो इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर क्या है? प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। अब
क्या होता है इमरजेंसी के टाइम पे? इमरजेंसी के टाइम पे हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स है बिटवीन द सेंटर देन द स्टेट्स एंड द लोकल बॉडीज। तो ये जो डिवोल्यूशन पावर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, ये क्या हो जाता है? यूनिटरी बन जाता है। इट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट? यूनिटरी स्ट्रक्चर। और सारी पावर्स किसके हाथ में चली जाती हैं? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चल जाती है। एंड ऑल द रूल्स, रेगुलेशंस, एवरीथिंग इज मेड बाय योर होम, बाय योर सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दैट टू विदाउट अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो फेडरल से क्या बन जाता है? यूनिटरी बन जाता है। ठीक है, तीन टाइप की आपकी मेजर इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी एज पर आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट्स रूल एज पर आर्टिकल 356 एंड 365, और तीसरी आपकी जो इमरजेंसी है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी एज पर आर्टिकल 360, जो कि आज तक हमारे इंडिया के अंदर एक भी बार नहीं लगी है। ठीक है, इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आई? दिस वॉज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ योर प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी। दिस वॉज द जनरल इंट्रो ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। क्या क्या ग्राउंड्स है इसके? इसका सबसे पहला ग्राउंड है वॉर। अगर इंडिया किसी भी कंट्री के साथ में वॉर के अंदर चली जाती है एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ये एक ग्राउंड है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का। अगर इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ में वॉर हो जाता है तो द गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? एक्सटर्नल अग्रेशन। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है, किसी भी तरीके का अग्रेशन दिखाती है, तो उस टाइम के ऊपर भी आपकी इमरजेंसी कैन बी लेड। एंड द थर्ड एंड द फाइनल ग्राउंड फॉर योर इमरजेंसी लेइंग इज व्हाट? आर्म्ड रेबेलियन। आर्म्ड रेबेलियन मतलब अगर देश के अंदर भी कोई किसी तरीके का आर्म्ड रेबेलियन हो रहा है, ठीक है, ऐसा कोई गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी भी चीज के लिए कोई ऐसा दंगा हो रहा है जिसके अंदर आर्म्स जो है वो इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, तो उस टाइम के ऊपर भी द गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। अब 1978 से पहले 1978 से पहले ये वर्ड था ना आर्म्ड रेबेलियन, ये नहीं था। ठीक है, दिस वर्ड वो किसके रूप में प्रेजेंट था? इंटरनल डिस्टरबेंस के रूप में प्रेजेंट था। पहले क्या थे? 1978 से पहले तीन ग्राउंड्स क्या थे? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंसेस। अभी जो इंटरनल डिस्टरबेंसेस थे इसको बहुत बार मिस इंटरप्रेट किया गया। ठीक है, इसको बहुत बार मिस इंटरप्रेट किया गया, इसलिए अब इंटरनल डिस्टरबेंस तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कल कोई स्टेट जो है वो अपने आप के, कोई भी यूनियन टेरिटरी अपने आप के लिए स्टेटहुड मान ले, वो भी एक तरीके का इंटरनल डिस्टरबेंस हो गया, राइट? तो इंटरनल डिस्टरबेंस कोई बिल्कुल बहुत वेग और बहुत वास्ट स्टेटमेंट था। ठीक है, तो उसको चेंज करके 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से गवर्नमेंट क्या लेकर आई? गवर्नमेंट ने उस वर्ड को, जो कि क्या था आपका इंटरनल डिस्टरबेंस, को किससे एक्सचेंज कर दिया? आर्म्ड रेबेलियन से। ठीक है, अब अगर कहीं पर भी कोई ऐसा डिस्टरबेंस होता है जिसमें आर्म्स इन्वॉल्व हैं, तो फिर उस टाइम के ऊपर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। ठीक है, समझ में आया आप सब लोगों को? नाउ हु प्रोक्लेम्स द इमरजेंसी? द प्रेसिडेंट कैन ओनली प्रोक्लेम द इमरजेंसी। ठीक है, एंड कब प्रोक्लेम करेगा प्रेसिडेंट? क्या प्रेसिडेंट के पास में अपनी खुद की मर्जी है कि वो अपनी मर्जी से कभी भी इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है? नहीं। द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम एन इमरजेंसी ओनली आफ्टर अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। यहां पर चीज जो है वो देखने लायक है, नॉट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। ओके, देयर मस्ट बी अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। ठीक है, after the cabinet gives in written that a national emergency must be proclaimed, then the president he acts upon that particular recommendation and he proclaims the emergency. ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? नाउ अब जो इमरजेंसी का एक्सटेंट होता है, या तो इमरजेंसी पूरे देश के ऊपर लगाई जा सकती है या फिर देश के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर भी लगाई जा सकती है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी या तो पूरे देश के ऊपर लगाई जा सकती है या फिर देश के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर भी लगाई जा सकती है। पहले जो है वो सिर्फ क्या प्रोविजन था कि पूरे देश के ऊपर लगेगी इमरजेंसी, बट आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 क्या बोला गया? दैट किसी एक पर्टिकुलर पार्ट, स्पेसिफाइड पार्ट के ऊपर भी इमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? नाउ
इज द इमरजेंसी क्वेश्चनेबल? क्या इमरजेंसी के ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, द इमरजेंसी इट कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, कोई भी इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन जो है इट कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ व्हाट? ऑन ग्राउंड्स ऑफ मैलिफाइड और बीइंग बेस्ड ऑन इररेलेवेंट फैक्ट्स। ठीक है, अगर इमरजेंसी ऐसे ही बेतुकी बात के ऊपर लग जाती है तो उस चीज को हम जो है वो कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। मतलब इमरजेंसी कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ व्हाट? ऑफ योर जुडिशियल रिव्यू। किसने बोला ये? सुप्रीम कोर्ट ने। द सुप्रीम कोर्ट सेड दिस इन द मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980। ठीक है, दिस वाज द बेसिक ऑफ योर नेशनल इमरजेंसी। किसमें आती है? आपके आर्टिकल 352 के अंदर आती है। ठीक है, समझ में आई थी सी बात आप सब लोगों को? आगे चलते हैं हम। मूविंग फॉरवर्ड, अब पार्लियामेंट का अप्रूवल भी तो चाहिए इमरजेंसी को सस्टेन करने के लिए। यस और नो? कैबिनेट की रिकमेंडेशन के ऊपर इमरजेंसी तो लग गई। नाउ उस इमरजेंसी के सस्टेनेंस के लिए पार्लियामेंट का क्या चाहिए होता है? अप्रूवल चाहिए होता है। तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? सबसे पहले दोनों हाउस से क्या मिलना चाहिए? अप्रूवल मिलना चाहिए। किससे? फ्रॉम बोथ द हाउसेस। ठीक है, और कितने टाइम फ्रेम के अंदर? विद इन 1 मंथ। ठीक है, विद इन 1 मंथ ऑफ डेट ऑफ इश्यू। मतलब फॉर एग्जाम्पल आज इमरजेंसी मैंने जो कैबिनेट है उन्होंने आज जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, तो आज के 1 मंथ के अंदर अंदर, अब जरूरी तो नहीं है कि आज जो है पार्लियामेंट सेशन में हो, नहीं है ना जरूरी, तो आज के 1 महीने के अंदर अंदर वो जो इमरजेंसी लगाई गई है उसका अप्रूवल दोनों हाउस से मिलना जरूरी है। ठीक है, दोनों हाउस से कौन सी मेजोरिटी के साथ में? स्पेशल मेजोरिटी के साथ में। स्पेशल मेजोरिटी मतलब सबसे पहले मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। ठीक है, मतलब मोर देन हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड 2/3 of the members present and voting. 2/3 of the members who are present and what? And voting. समझ में इतनी बात आप लोगों को? ओके, नाउ ड्यूरेशन क्या होती है? 6 महीने के लिए कंटिन्यू की जा सकती है एक बार में। आफ्टर 6 months अगेन यू नीड द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसे 6 महीने के लैप के ऊपर आपको बार बार में पार्लियामेंट का अप्रूवल इस चीज के लिए पर्टिकुलरली चाहिए होगा। ठीक है, और अगर लोकसभा पास कर देती है एक रेजोल्यूशन टू रिवोक द इमरजेंसी, इफ द लोकसभा, वी आर टॉकिंग अबाउट होम? द लोकसभा, राज्यसभा की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? लोकसभा की बात हो रही है। अप्रूवल के लिए दोनों हाउसेस थे। अब अगर रिवोकेशन करना है उसका, अगर उसको रिवोक करना है तो लोकसभा के अंदर अगर एक रेजोल्यूशन पास हो जाता है फॉर रिवोकेशन ऑफ व्हाट? ऑफ योर इमरजेंसी, देन ये जो रिवोकेशन है वो हो जाएगा एंड द प्रेसिडेंट हैज टू रिवोक द इमरजेंसी। और यहां पर तो क्या चाहिए थी? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी, लेकिन रिवोकेशन के लिए लोकसभा के अंदर क्या चाहिए? एकदम सिंपल मेजोरिटी। समझ गए बात? अंडरस्टूड एवरीवन? अप्लाई करने के लिए, प्रोक्लेम करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी, रिवोक करने के लिए सिंपल मेजोरिटी। कौन से हाउस में? ओनली इन द लोकसभा। ठीक है, इतनी बात आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं हम लोग। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब इफेक्ट्स क्या होते हैं नेशनल इमरजेंसी के? क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर? ठीक है, तो सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो आपका होता है एग्जीक्यूटिव इफेक्ट। ठीक है, सेंटर क्या बन जाता है? सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन स्टेट को कौन देगा? अब सेंटर देगा। यहां पर जो वो 3 लिस्ट थी ना, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, वो सब कुछ क्या हो जाती है? उस सब पे पानी फिर जाता है। और कौन अब आपका रिकमेंडेशन देगा? रिकमेंडेशन सारी जो है लॉस के ऊपर, पॉलिसीज के ऊपर, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन विल बी टेकन बाय द सेंटर। ठीक है, ऑन व्हाट? ऑन एनी पर्टिकुलर मैटर। समझ में आ गई इतनी बात आप लोगों को? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल। नाउ मूविंग ऑन, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, तो ये हो गई क्या हमारी एग्जीक्यूटिव चेंजेस। ठीक है, कि क्या एग्जीक्यूटिव इफेक्ट आता है हमारी नेशनल इमरजेंसी इंपोज होने के बाद में। ठीक, उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे लेजिस्लेटिव इफेक्ट के ऊपर। नाउ पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट्स। ये तो एग्जीक्यूटिव एक्शन की बात हो गई। ठीक है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव एक्शन किसी भी तरीके का पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन या कुछ भी लिया जाना है तो वो भी सेंटर लेगा। और
अगर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जो कि आपकी स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, अगर उसके ऊपर लॉ बनाना है तो वो कौन बनाएगा? आपका पार्लियामेंट ही बनाएगा उसके ऊपर भी लॉज, ठीक है। दोज लॉज विल ऑल्सो बी मेड बाय द पार्लियामेंट। नाउ दीज लॉज जो कि पार्लियामेंट ने किस टाइम पे बनाए हैं? इमरजेंसी के टाइम पे बनाए हैं। दीज लॉज बिकम इनऑपरेटिव 6 months आफ्टर द इमरजेंसी एक्सपायर्स। मतलब आज इमरजेंसी लगी, ठीक है, पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दी, ठीक है, 6 महीने तक वो इमरजेंसी चली, फिर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दी, 6 महीने और चली, 1 साल हो गया इमरजेंसी लगे हुए, ठीक है। अब इस बीच के अंदर पार्लियामेंट ने स्टेट लॉज के ऊपर कोई लॉ बना दिया, स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर कोई लॉ बना दिया, तो वो जो लॉ है वो आफ्टर 6 months ऑफ रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी, मतलब 1 साल बाद इमरजेंसी खत्म हो गई, उसके 6 महीने के बाद में वो ऑटोमेटिकली इनऑपरेटिव हो जाएगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको ऑपरेशनल भी रख सकती है इफ द स्टेट गवर्नमेंट वांट्स, बट इफ इट डज नॉट वांट्स तो वो लॉ जो है वो 6 महीने के बाद में क्या हो जाएगा? आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई इतनी सी बात आप लोगों को? नाउ मूविंग ऑन, फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होता है? फाइनेंशियल इफेक्ट ये पड़ता है दैट नाउ द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। पहले हमने देखा था फाइनेंस कमीशन कर रहा था ये, बट नाउ द प्रेसिडेंट ही कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, कि जो भी रेवेन्यू है उसका जो डिवीजन है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, नाउ द प्रेसिडेंट कैन डू दैट, ठीक है। और प्रेसिडेंट किसके एड और एडवाइस पे काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय योर प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ गई बात आप लोगों को? नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट चेंज क्या होता है? लाइफ ऑफ द लेजिस्लेचर्स। नाउ द टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज कैन बी एक्सटेंडेड बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 year एट अ टाइम, but for any length of time, but not beyond 6 months after the emergency ends। मतलब अगर इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, तो जो लोकसभा है उसका जो टाइम पीरियड है और जो स्टेट असेंबलीज है उनका जो टाइम पीरियड होता है ना, उसको हम 1 साल के लिए एट अ टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज इमरजेंसी लगी है और आने वाले 5 महीनों बाद में जो है जो लोकसभा है वो डिसॉल्व होने वाली है और न्यू इलेक्शंस करवाने हैं, बट इमरजेंसी लगी हुई है तो न्यू इलेक्शंस तो करवा नहीं सकते, ठीक है। तो उस टाइम से 1 साल तक के लिए क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट का टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एक्सटेंशन है ये n नंबर ऑफ टाइम्स लग सकता है, कोई लिमिट नहीं है वहां पर, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई लिमिट नहीं है वहां पर, n नंबर ऑफ टाइम्स एक्सटेंशन लग सकता है जब तक इमरजेंसी इन ऑपरेशन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। बट यहां पर एक और कैच है दैट 6 महीने आफ्टर द इमरजेंसी एंड्स, मतलब आज इमरजेंसी एंड हो गई तो आज के 6 महीने तक ही ये एक्सटेंडेड गवर्नमेंट जो है वो काम कर सकती है। उसके बाद में आपको फ्रेश इलेक्शंस करवाने ही पड़ेंगे, मतलब इन 6 महीनों के अंदर अंदर आपको फ्रेश इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। और आफ्टर 6 months ये जो ये गवर्नमेंट का एक्सटेंशन हुआ था ये रुक जाएगा और नई गवर्नमेंट को पावर में आना पड़ेगा, फ्रेश इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नाउ अब और क्या इफेक्ट्स होते हैं? नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स दे हैव व्हाट? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, राइट। एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ राइट्स को छोड़ के कुछ फंडामेंटल राइट्स के साथ में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। तो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि क्या हो जाते हैं? जो कि सस्पेंड हो जाते हैं। आर्टिकल 358 के तहत सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 जो है वो क्या हो जाता है? आपका सस्पेंड हो जाता है when the national emergency is declared। क्या बोल रहा है ये देखो ध्यान से। The 6 फंडामेंटल राइट्स जो हमने पढ़े थे, राइट, आर्टिकल 19 के अंदर हमने 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे आपके, राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, रेजिडेंस हो गया, असेंबली हो गया, राइट, ये प्रोफेशन हो गया, ये सब पढ़ा था ना हमने। तो आर्टिकल 19 के अंदर जो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर व्हाट? automatically suspended, they are what? Automatically suspended when emergency is declared on grounds of war or external aggression।
अगर दो ग्राउंड्स, वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन, इन दो ग्राउंड्स के ऊपर अगर इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, नेशनल इमरजेंसी, तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। नाउ दे आर नॉट ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड इफ द ग्राउंड इज आर्म्ड रेबेलियन। और अगर आर्म्ड रेबेलियन है मतलब हमारी कंट्री का इंटरनल मैटर है, तो इस टाइम के ऊपर दीज आर नॉट ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, बट इफ द गवर्नमेंट वांट्स दे कैन सस्पेंड इट। ओके, बट इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी लॉफुल, इट शुड बी जस्ट। ठीक है, देन कम्स योर आर्टिकल 259, सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट, मतलब द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स। मतलब अगर किसी के कोई फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, किसी गवर्नमेंट को वो रिवोक करने पड़ते हैं या किसी तरीके से उनको वायलेट करना पड़ता है, तो द प्रेसिडेंट ही कैन सस्पेंड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट इन दीज पर्टिकुलर सिचुएशंस। ठीक है, बट यहां पर एक और चीज है, यहां पर ये है दैट आर्टिकल्स 20 और 21 के तहत जो राइट्स हैं, दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग योर इमरजेंसी। मतलब इमरजेंसी के टाइम पे भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के जो राइट्स हैं उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। समझ में आ गई बात। आर्टिकल 20 क्या कहता है, आपके क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट, जो स्टेट एक्शन के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन देता है वो, और आर्टिकल 21 योर राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, they cannot be suspended even during your national emergency। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात आप लोगों को। नाउ मूविंग ऑन डिक्लेरेशंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। अब इमरजेंसी जो है इंडिया के अंदर कब कब लगाई गई है। ठीक है, फर्स्ट प्रोक्लेमेशन कब हुआ था, इंडो चाइना वॉर के टाइम पे। इंडो चाइना वॉर हुआ था हमारा जनवरी 1962 से लेकर जनवरी 1968 तक। द फर्स्ट इमरजेंसी वॉज इन ऑपरेशन। ठीक है, ग्राउंड्स क्या थे, एक्सटर्नल अग्रेशन ड्यू टू व्हाट, चाइनीज अग्रेशन इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, एजेंसी जो थी हमारा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया जो था वहां पर। ठीक है, अब आफ्टर द सीज फायर इमरजेंसी वाज स्टिल इन व्हाट, इन ऑपरेशन। और कब उसको रिवोक किया गया, इसको 1968 के अंदर रिवोक किया गया। विद द एक्सटर्नल एग्रेशन विद चाइना हमारा इंडो पाक वॉर भी हो गया था 1965 के अंदर। तो इस इमरजेंसी को 1962 में लगाकर जनवरी 1968 के अंदर रिवोक किया गया था। ठीक है, देन सेकंड आपकी इमरजेंसी कब लगी थी, 1971 दिसंबर के अंदर। कब, जब बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर था। ठीक है, जब इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया था टू लिबरेट व्हाट, बांग्लादेश फ्रॉम योर पाकिस्तान। एट दैट टाइम आवर सेकंड इमरजेंसी वाज अगेन प्रोक्लेम्ड। एक्सटर्नल एग्रेशन ही था यहां पर भी रीजन, राइट। नाउ अब डिस्पाइट यहां पर वॉर खत्म होने के बाद में भी इमरजेंसी जो थी वो ऑपरेशन में हुई थी, और विद इन इमरजेंसी थर्ड इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन हो गया था आपका कब, 1975 के अंदर। और कब तक चला ये, मार्च 1977 के अंदर, 7 तक चला। अब यहां पर क्या रीजन था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, दैट सर्टेन इंडिविजुअल्स दे वर व्हाट, दे वर इंसाइटिंग द पुलिस एंड आर्म्ड फोर्सेस अगेंस्ट देयर ड्यूटीज। और ये जो ये पर्टिकुलर इमरजेंसी थी ये बहुत कंट्रोवर्शियल रही थी। ठीक है, और 1971 की इमरजेंसी अभी भी फोर्स में थी, लेकिन दोबारा 1975 के अंदर किस बेसिस के ऊपर इमरजेंसी लगाई गई थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस के ऊपर। एंड मार्च 1977 के अंदर दोनों ये जो ये इमरजेंसीज थी उनको क्या कर लिया गया था, रिवोक कर लिया गया था। इतनी बात आप सब लोगों के समझ में आई, एवरीवन? आई होप आप लोगों की बात ये समझ में आई होगी। रिवोकेशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इमरजेंसी, दोनों सेकेंड और थर्ड इमरजेंसी कब रिवोक कर ली गई थी, मार्च 1977 के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात आप लोगों को। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, आर्म्ड रेबेलियन वर्ड जो था, आर्म्ड रेबेलियन वर्ड जो था वो आ गया था किसकी प्लेस के ऊपर, इन प्लेस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्यों, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल था इंटरनल डिस्टर्बेंस को नापना कि भाई क्या एग्जैक्टली इंटरनल डिस्टर्बेंस है। ठीक, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स सर्टेन क्वेश्चंस। सबसे पहले हम एक पीवाईक्यू देख लेते हैं, राइट। सबसे पहले व्हाट वी विल सी द पीवाईक्यू। ठीक है, तो हमारा आज का पहला पीवाईक्यू क्या है, लेट्स रीड इट टुगेदर। ऑन विच डेट
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑन विच डेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया using his powers declared that a grave emergency existed where the security of India was threatened by internal disturbance. क्या बोल रहा है ये कि जो प्रेसिडेंट ने कब बोला था फर्स्ट टाइम कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से क्या हो रहा है, थ्रेटन है, एक थ्रेट है इंडिया के लिए, राइट? तो ये कौन सी इमरजेंसी थी हमारी? दिस वॉज आर थर्ड एमरजेंसी, राइट? कब थी ये? थर्ड एमरजेंसी थी हमारी। कब लगाई गई थी ये? जून 25, 1975 को। कब लगाई गई थी ये? जून 25, 1975 को, जब फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस के ऊपर हमारी इमरजेंसी लगाई गई थी। उससे पहले वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन के जो ग्राउंड्स थे उसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी इमरजेंसी लगी थी, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस के ऊपर प्रेसिडेंट ने आपके इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी। आगे चलते हैं हम। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स। क्या असर्शन है? नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्या कर सकती है? लेजिस्लेट कर सकती है। इमरजेंसी कन्वर्ट्स फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी स्ट्रक्चर। इस पर्टिकुलर असर्शन का रीजन क्या दिया है कि भाई क्यों कर सकती है? क्योंकि इमरजेंसी जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर देती है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है और दोनों क्या है, एक दूसरे ये जो है इसका करेक्ट रीजन है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट? यस और नो? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स कैन नॉट बी अज्यूम्ड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल? एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट, यस दे आर टेकन बाय द प्रेसिडेंट, अभी हमने देखा था। लेजिस्लेटिव पावर, यस। जुडिशियल पावर, नो। हाई कोर्ट की जुडिशियल पावर को हाथ नहीं लगा सकता है कोई, राइट? इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और फाइनेंशियल पावर्स भी हमने देखा था अभी, दैट द प्रेसिडेंट कैन see the division of what? The division of your revenue. Now, which of the following statements regarding national emergency? Consider the following statements regarding your national emergency. First क्या है? National emergency can be proclaimed only on the recommendation of the prime minister. क्या है यहाँ पर? On the written recommendation of the cabinet, not the prime minister. So first statement becomes what? It becomes wrong. Second, the proclamation must be approved by parliament within 1 month. Absolutely correct. National emergency can be imposed on a part of the territory. Absolutely correct. Proclamation 1 महीने के अंदर अंदर अप्रूव की जानी चाहिए पार्लियामेंट के, yes or no? और national emergency can be imposed on a part of the territory or the complete territory, right? So second and third statements are correct. So your correct option is 2 and 3 only. So this was all about your national emergency. Next जो सेशन होगा हमारा पार्ट 2 ऑफ इमरजेंसी, उसके अंदर we will be discussing about your what? President's rule, that is state emergency, and your what? Financial emergency. ठीक है? तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। कोई भी डाउट है नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक है आपके पास, वहां पर जाकर आप अपने लिए काउंसलिंग सेशन बुक करा सकते हो RS ओनली के साथ में। एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू पीपल आउट। तब तक आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते रहो एंड गिव योर बेस्ट। नोटिफिकेशन आने वाला है, एग्जाम जल्द ही कंडक्ट होने वाला है, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड डू योर बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।